किसान भाइयों, हम गेहूं की बुआई करते वक्त ये सब भूल जाते हैं कि पिछले साल जब हमने अपने खेतों से गेहूं को निकाला और निकालते वक्त जब हमारा गेहूं का उत्पादन औसत दर्जे में या औसत से भी कम निकला, तो आखिर कौन कौन सी गलतियां की थी हमने उस वक्त। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो सब जानकारी देने जा रहा हूं जो एक आम किसान हर साल उन्हीं गलतियों को दोहराता रहता है। तो बाद में जब अपन गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद जब उसकी थ्रेशरिंग करते हैं, उस वक्त हमें वो सब बात याद आती है। तो आखिर दोस्तों, कौन कौन सी गलतियां हैं, उन गलतियों को किस तरह से सुधारा जाए और हम उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से ले पाएँ, इन सब बातों को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप मेरी दी हुई इन जानकारियों को अपने खेतों के अंदर अप्लाई करते हो तो कोई कारण नहीं होगा। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो 10 से 15% ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने वाले किसान हैं, उनकी श्रेणी में आप ज़रूर खड़े हो जाओगे। तो अब किसान भाइयों, बात करते हैं, किसान जब गेहूं की बुआई करता है तो सबसे पहली गलती कौन सी करता है। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे किसान भाइयों तक हमारी दी हुई जानकारियाँ पहुँच सके और वो किसान भाई सभी अपना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। दोस्तों, बात करते हैं, सबसे पहले किसान हमारे देश के अंदर जो पहली गलती करता है वो ये करता है कि हम एक ही खेत में लगातार गेहूं की बुआई करते रहते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी फसल जिसको अपन उसी खेत में लगातार रिपीट करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर चाहे ज़मीन हल्की हो, मीडियम हो या भारी मिट्टी हो, किसी भी मिट्टी के अंदर अगर आप एक फसल को लगातार हर साल बोते चले जाओगे तो आप समझ लीजिए आपका जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर साल दर साल घटता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप पहले गलती सुधारो। आप जिस खेत के अंदर गेहूं की बुआई कर रहे हो उसके अंदर एक साल गेहूं बोइए, दूसरे साल उसमें दूसरी फसल लगाइए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, जब गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं उस वक्त किसान दूसरी गलती कौन सी करता है। देखिए, अपन जिस खेत के अंदर गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं उस खेत के अंदर जो हमारी पहले से लगी हुई फसल है उसको अपन इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ाहट के अंदर खाली करते हैं खेत को, और उसके बाद खेत को खाली करने के बाद जब अपन उसकी जुताई करते हैं उस वक्त हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा जो खेत है अच्छे से इसके अंदर जुताई हुई है या नहीं है। उसके अंदर जो पहले से लगी हुई फसल है उसके जो अवशेष है वो भी ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गेहूँ की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती। गेहूं की जड़ें उसी खेत के अंदर नीचे तक जाएंगी, ज़्यादा फैलेंगी जिस खेत के अंदर अच्छे से जुताई हुई होगी। और जो खेत ज़्यादा से ज़्यादा भुरभुरा, एक तरह से आप समझ लीजिए जितना ज़्यादा भुरभुरा आपका खेत होगा उतनी ही ज़्यादा जड़ें ज़मीन के अंदर जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा वो वाटर्स एंड मिनरल्स ज़मीन से उठाएंगी, उतना ही ज़्यादा वो कल्लों का विकास करेगी, ज़्यादा फुटान निकलेंगे, आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अपने खेतों की अच्छे से जुताई कीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब बात करते हैं, जब किसान गेहूं की बुआई कर रहा होता है उस वक्त तीसरी गलती कौन सी दोहरा रहा होता है। देखिए किसान भाइयों, आप लोगों को पता है गेहूं की बुआई करते वक्त अपन जब खेत की तैयारी करते हैं उससे पहले हमें खाद उर्वरक देने पड़ते हैं। हमारे देश के अंदर अधिकतर किसानों को सिर्फ डीएपी यूरिया का पता होता है। अब अपन कुछ ट्रेंड देख रहे हैं कुछ सालों से कि वो सल्फर भी डालने लग गए हैं किसान। लेकिन दोस्तों, किसानों को ये नहीं पता होता कि टोटल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी सभी की आवश्यकता गेहूं की फसल को पड़ती है। दोस्तों, अपन शुरुआत में उन सभी को ना देके बाद में हमारी फसल बीमारियों से घिर जाती है या फिर वो ग्रोथ करना बंद कर देती है, वो पीली होके खड़ी हो जाती है, उस वक्त अपन को ध्यान आता है और जब हम उसमें कुछ डालते हैं तो उसका असर है वो मात्र 30% होता है। तो आप गेहूं की बुआई करते वक्त जब खाद को अपने खेतों के अंदर बुआई कर रहे हो उस वक्त आप संतुलित मात्रा में पूरे खाद जितनी आवश्यकता गेहूं की फसल को है पर एकड़ के हिसाब से वो डालिए। साथ में उसके अंदर जो भी चाहिए, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटास है, साथ में सल्फर है या फिर और भी जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जितने हो सके दोस्तों आप बुआई करते वक्त ही दे दीजिए। उसके बाद जब अपन गेहूं के अंदर पहली सिंचाई कर रहे होते हैं उस वक्त आप सिर्फ जिंक और यूरिया को ही छोड़िए। दोस्तों, अब बात करते हैं अपन चौथी गलती कौन सी दोहरा रहे होते हैं जिससे कि हमारा उत्पादन गेहूं का कम निकलता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक तरह से मैं कहूं तो किसान है वो
जहाँ पे एक लकीर पड़ जाती उसी पे चलने का आदी हो चुका है। अपन देख लेते हैं कि यार फला जगह के ऊपर उस बीज ने ज़्यादा प्रोडक्शन दिया, तो वो उस बीज के पीछे पड़ जाता है। वो ये नहीं देखता कि वो बीज किस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बना है। जैसे मैं साधारण शब्दों में आप लोगों को बताऊं कि जो बीज पंजाब के अंदर अच्छा उत्पादन दे रहा होता है, वो बीज शायद मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के अंदर उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे सकता, क्योंकि सभी जगह अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश कीजिए आपके इलाके के अंदर जो वैरायटी बढ़िया उत्पादन दे रही है उसी को आप चयन कीजिए। साथ ही आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके अंदर आप संपर्क कीजिए, कृषि अधिकारियों से संपर्क कीजिए। आपके जो एरिया के लिए नई नई वैरायटियाँ निकल के आई है उनमें से आप पहले देखिए, थोड़े हिस्से के अंदर लगा के उसके बाद उसका अगर परफॉर्मेंस बढ़िया निकलता है तो आप अगले साल उसको बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, अगली जो गलती किसान कर रहा होता है और उसका उत्पादन है वो हर वर्ष नीचे की तरफ जा रहा होता है। दोस्तों हम क्या करते हैं कि लापरवाही वश जब गेहूं की बुआई हो रही होती है उसके अंदर 1, 2 या 5 या 10 दिन का गैप बना जाते हैं। हमारा खेत तैयार होता है लेकिन फिर भी हम बुआई नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कुछ भी कारण हो। और जब बुआई करते हैं तो उस वक्त हमें यह नहीं पता होता है कि जो अपन वैरायटी अपने खेतों के अंदर लगा रहे हैं ये अगेती वैरायटी है या पछेती वैरायटी है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गेहूं की जो बुआई होती है, विशेषकर उत्तर भारत की बात करूं तो 15 नवंबर के बाद आपका जो उत्पादन है वो हर दिन लगभग 10 से 15 किलो कम होता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों आप जब बुआई करो, एक तो आप समय पर बुआई करो, अगर आप पछेती बुआई कर रहे हो तो वैरायटी भी पछेती ही सेलेक्ट करो। दोस्तों अब बात करते हैं अगली गलती किसान कौन सी कर रहा होता है। देखिए हमारे खेतों के अंदर खरपतवार की समस्या सभी खेतों में होती है और हम लापरवाही वश या फिर समझ लीजिए हमारे पास टाइम नहीं लगता या कुछ भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम खरपतवार को समय पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब अपन पहली सिंचाई कर रहे होते हैं उसके 2 या 3 दिन बाद हमें खरपतवार की स्प्रे कर देनी चाहिए। और जितने भी खरपतवार हैं उनको अगर अपन छोटी अवस्था में ही रोक लेंगे तो समझ लीजिए वो खरपतवार है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हमारी जो गेहूं की फसल है वो बहुत अच्छे से विकास करेगी, साथ ही उनका जो कल्लों का विकास होगा, जो फुटान होगा वो भी ज़्यादा होगा। और जब अपन उनमें खाद डालेंगे या हमारी ज़मीन के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स जितने भी होंगे वो केवल और केवल गेहूं का पौधा ही ले पाएगा, ना कि जो खरपतवार खड़े हैं वो ले पाएगा। हाँ तो किसान भाइयों अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो ये गलती है, इस गलती की वजह से हमारा जो उत्पादन है लगभग 20 से 30% कम हो जाता है। क्या है, हम गेहूं की फसल की बुआई कर देते हैं, पौधा है अच्छे से ग्रोथ कर रहा होता है, लेकिन अपन या तो उसकी छोटी अवस्था में जब हमारी फसल 15 से 17, 18 दिन की होती है या 20 दिन की होती है तो ये नहीं देखते कि हमारे जो फसल है वो अब किस अवस्था के अंदर है, पौधे का कलर है वो कैसा है फिलहाल, उसके अंदर सिंचाई कर देते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ गेहूं फसल के अंदर अगर आप कच्ची सिंचाई करते हो, जो पहली सिंचाई कर रहे हैं अपन, या फिर उसको ज़्यादा दिन के बाद 1 महीने के बाद जब गेहूँ सूख रहा होता है उसके बाद सिंचाई कर रहे होते हो तो समझ लीजिए आप जो उत्पादन है अपना वो घटा रहे हो। तो मैं आपको सही समय बता देता हूँ, गेहूं की आप जो पहली सिंचाई करो वो लगभग 27 दिन के बाद करो। आपका गेहूं है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, साथ ही उसके अंदर जो कल्लों का विकास है और उसका फुटान है ज़बरदस्त तरीके से हो। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।